हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत सारे जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है, उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक आंदोलन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम आपका निकल कर तो वो राजा राम मोहन रॉय का आएगा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का आएगा। इन्हीं को जो है आपका भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और यहाँ से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। बताइए कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता में वेदांत कॉलेज और डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता में एक वेदांत कॉलेज और डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कोलकाता में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी और डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। इस चीज़ को याद रखिएगा, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने करी और जो हिंदू कॉलेज है उनकी इसकी जो स्थापना थी वो भी डेविड हेयर के साथ मिलकर की। ठीक है, दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। सन को याद रखिएगा, 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद, अब जब ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ, ठीक है, ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी। किसने की? केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की तो आप लगा कर आइएगा राजा राम मोहन रॉय। कौन सी सन में? 1828 में। ठीक है, और जब इसका ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था तो 1866 में 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज तो था ही, उसमें आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बताइए, तो यंग जो बंगाल है आंदोलन के प्रवर्तक हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। ये जो थे ये हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। यहाँ पर जो इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी, उन्हीं के जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक जो हैं वो आपके हिंदू कॉलेज के हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने करी थी 1867 में। आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी 1867 में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कैसे याद रखेंगे भाई? ब्रह्म समाज भी हो गया, आदि ब्रह्म समाज भी हो गया, प्रार्थना समाज भी हो गया, तो ब्रह्म समाज याद रखिएगा। ब्रह्म समाज जहाँ आए वो राजा राम मोहन रॉय लगा कर आइएगा। नेक्स्ट है आपका जो आदि ब्रह्म समाज के नाम आए तो आप केशव चंद्र सेन लगा कर आइएगा। और प्रार्थना समाज का अगर नाम आए, क्वेश्चन आता है, तो आत्मारंग पांडुरंग लगा कर आइएगा। अब ऐसे याद रख सकते हैं आप कि भाई प्रार्थना की जाती है आत्मा से, प्रार्थना की जाती है आत्मा से, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, बम्बई में ही की थी। और ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये भी बम्बई में ही हुई थी। ठीक है,
1867 में तीन जो सन हैं वो आप याद रखिएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, 1866 में आपकी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जो कि बम्बई में हुई थी। ठीक है, तो आपके जो ब्रह्म समाज से क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपके जो ब्रह्म समाज था वो तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब आर्य समाज देखिए। आर्य समाज ये भी एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ही है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। किसने की थी? बम्बई में की थी। ठीक है, किसने की थी? बम्बई में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय को याद रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना पर दयानंद सरस्वती जी को याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगर पूछा जाए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती जी ने दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर है दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था। जो उनका वास्तविक नाम था वो क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, ये तो ये जो दयानंद सरस्वती ये जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको दिया था ये नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1897 ईस्वी में की थी। इस मिशन का नाम जो था रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पैट में पूछा जाएगा उतने के लिए ये सफिशेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 ईस्वी में। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी 1828 में। फिर आपका बनता है दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी किसने करी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1897 में। ठीक है, तो इनको तीनों को याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने करी थी 1867 में और आपके आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, आर्य जो थे दयानंद सरस्वती उनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। ठीक है, और ये जो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका की एक विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में शिकागो आपके अमेरिका में है, उसमें विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। कहाँ लिया था? शिकागो में। कब लिया था? 1893 में। और 1893 में इन्होंने भाग लिया था। और जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? 1897 में। सनों को याद रखिएगा, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अब रामकृष्ण मिशन तो यहाँ खत्म हो गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, 1897 में करी थी। इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त था और इन्होंने 1893 में अमेरिका की एक विश्व धर्म संसद हो रही थी, उसमें इन्होंने भाग लिया था। अब दूसरा जो बनता है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो करी थी वो न्यूयॉर्क में 1875 में कर्नल H.S. आलकोट तथा मैडम ब्लावोत्स्की द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना H.S. आलकोट ने की थी और मैडम ब्लावोत्स्की ने की थी। H.S. आलकोट ने की थी और मैडम ब्लावोत्स्की ने की थी। किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना H.S. आलकोट और मैडम ब्लावोत्स्की गामा ने की थी और ये कब की थी? 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शाखा थी, जो ब्रांच थी, वो चेन्नई के निकट अड्यार में थी।
चेन्नई के निकट अड्यार में 1886 में स्थापित की गई थी। मतलब भारत के अंदर। वैसे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो न्यूयॉर्क में हो गई थी 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। तो 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई थी एच.एस. आलकोट और मैडम ब्लावत्स्की की ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शाखा थी वो चेन्नई के निकट अड्यार में थी, अड्यार में खोली गई थी भारत के अंदर 1886 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब दूसरा जो आंदोलन है वो है भावी आंदोलन। भावी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। भावी आंदोलन के जो नेता थे वो अहमद बरेलवी थे। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। क्या था? पटना था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। भावी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। भावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था, ठीक है। भावी आंदोलन के नेता सर सैयद बरेलवी थे और इसका जो केंद्र था, मुख्य केंद्र, वो पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की। याद रखिएगा, आंदोलन याद रखिएगा, और जो इनकी स्थापना वर्ष है और जो इनके संस्थापक हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने करी और भावी आंदोलन के जो नेता थे वो सैयद अहमद बरेलवी थे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चलिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष देखिए। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आज भी है कांग्रेस तो, लेकिन जो उसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। सन को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुई थी, ठीक है। सेवानिवृत्त अधिकारी ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. ह्यूम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयास से कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। याद रखिएगा कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. ह्यूम और एक राष्ट्रवादी नेता थे। उनके प्रयासों से कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे? जो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको, लॉर्ड डफरिन थे। वैसे 1885 में गवर्नर जनरल का पद तो समाप्त हो गया था, उसके जगह वायसराय का पद था। तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। 1885 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। अब जब इनका पहला अधिवेशन हुआ, पहले इसका नाम, हाँ देखिए आगे, पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। पहले जो इसका नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बन जाए कि भाई कांग्रेस नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। और पहले इसको क्या कहते थे? कांग्रेस को इसको कहते थे इंडियन नेशनल यूनियन। क्या कहा जाता था? इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में ही स्थापना हुई और प्रथम अधिवेशन भी 1885 में ही हो गया था। अगर पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व नियोजित स्थान पुणे था, किंतु वहाँ हैजा फैलने के कारण बम्बई को चुना गया। मतलब पहले कहा गया था कि भाई पुणे में होगा जो प्रथम अधिवेशन था, लेकिन फिर वहाँ हैजा फैल गया था, उसके कारण बम्बई को चुना गया, फिर बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे।
72 सदस्यों का ने हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी, मैंने अभी बताया था आपको, व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा कि स्थापना किसने करी थी, गठन किसने करा था, तो भाई ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. ह्यूम। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, तो गठन करा था कांग्रेस का। पहले कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, दादा भाई नौरोजी ने इसको कांग्रेस नाम दिया। ठीक है, जो पहले प्रथम अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी ने करी थी। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बम्बई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस में उदारवादी नीतियों का दबदबा रहा था, लेकिन आगे गर्मपंथी नेताओं की ने प्रमुखता दिखाई थी। भाई आपको ये पता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी वो दो भागों में बटी हुई थी, गर्मपंथी नरमपंथी। कांग्रेस भी नरमपंथी गर्मपंथी में विभाजित थी। ठीक है, तो पहले जो 1885 से 1905 तक जो काल चला था वो उदारवादी नेताओं का काल था। ठीक है, उसमें कोई भी नेता गर्म नहीं था, गर्म मिजाज का नहीं था, कहने का मतलब है। लेकिन बाद में इसके आगे गर्मपंथी नेताओं ने प्रमुखता दिखाई थी। गर्मपंथी नेताओं में भाई लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय थे, आपके बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और आपके अरविंद घोष थे। ठीक है, 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा था, लेकिन आगे गर्मपंथी नेताओं की प्रमुखता प्राप्त थी। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से भारत में सुधारों की मांग कर रहे थे। एक संविधान मतलब एक कहते नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो अपने जो मांगे थी उनको पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन जब गर्मपंथी नेता आए थे तो भाई उन्होंने तो अपना कहते नहीं साम दाम दंड भेद अपना कर उन्होंने अपना जो थी अपना मांगे उनको पूरी करवानी थी। ठीक है, तो जो आपके उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से भारत में सुधारों की मांग कर रहे थे, जबकि गर्मपंथी नेता स्वराज की मांग का मुद्दा बनाना चाह रहे थे, स्वराज की मांग की मुद्दा बनाना चाहते थे। दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा उदारवादी नेताओं में कौन कौन से हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, गोविंद रनाडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इत्यादि उदारवादी नेता थे। ठीक है, उदारवादी नेताओं में आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, गोविंद रनाडे हैं और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे उदारवादी नेता थे। अगर गर्मपंथियों की बात करेंगे तो गर्मपंथी नेताओं में लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, गर्मपंथी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्रपाल हो गए और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इसमें अरविंद घोष भी आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। ठीक है, गर्मपंथी नेताओं में लाल बाल पाल और अरविंद घोष, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, प्लस अरविंद घोष का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये चार को आप गर्मपंथी में करिएगा और बाकी जितने भी बचे वो सब उदारवादी नेता ही थे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये वायसराय कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन का नाम तो आपने सुना होगा। इन्होंने क्या करा था, भारत का वो बंगाल का विभाजन करा था, है ना। लॉर्ड कर्जन ने कब करा था, 1905 ईस्वी में करा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। भाई पहले तो ब्रिटिशर्स का ही बोलबाला था भारत के अंदर, तो वो भारत के नेताओं को तो नहीं चाहते थे ना कि भारत में एक अलग पार्टी बने और कुछ अपने आप से वो कुछ करें, तो प्रयास करें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये बातें कही गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपके स्वाधीनता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, कांग्रेस की जो शुरुआत हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ कि बताइए
कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से कांग्रेस का गठन 1885 में हो गया था। किसने करा था? व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी ने कहा था। ये एक रिटायर्ड अधिकारी थे। कहाँ करा था? बम्बई में करा था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में करा था। ठीक है। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो भी बम्बई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना गठन हुआ था उस टाइम पर कौन वायसराय थे भारत के? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। 1885 से 1905 तक उदारवादी नेताओं का बोलबाला था। उसके बाद गर्मपंथी नेता आ गए थे। गर्मपंथी नेता में कौन कौन थे? लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष भी थे। बाकी सारे नेता उदारवादी नेता थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करी जाएगी। महात्मा गांधी जी और अन्य नेताओं की भूमिका भी यहाँ बताई जाएगी। तो स्वदेशी व स्वराज जो है तो बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो ये वही है कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गई थी। ठीक है। अब जब लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई बंगाल में विभाजन की घोषणा कर दी तो पूरे भारत के अंदर तो कोहराम मच गया था। ठीक है, पूरे भारत के अंदर कोहराम मच गया था, विरोध भी करने वाले थे। तो अब देखिए कि बंगाल विभाजन के विरोध में ही पूरे बंगाल में आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार को हथियार बनाया था। इसमें इनका मुद्दा क्या था? जो इन्होंने जो बंगाल के जो और मतलब भारतीय जो थे उन्होंने बंगाल में विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपने आंदोलन का जो प्रमुख हथियार था वो स्वदेशी और बहिष्कार को बनाया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों ने बंगाल का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें प्रमुख थे ब्रह्मानंद उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम, इम्पॉर्टेंट है ये, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम, और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। युगांतर जो है ये भूपेंद्र नाथ दत्त ने संपादित करा था। ठीक है, और अरविंद घोष ने वंदे मातरम संपादित करा था। आगे बढ़ते हैं। टैगोर ने जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। ठीक है, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। आज भी बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है वो आमार सोनार बांग्ला है। ये किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेश माधव समिति ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब ये जो आंदोलन हो रहे थे स्वदेशी और बहिष्कार को जो हथियार बनाया था, उसमें जो अश्वनी कुमार दत्त थे उन्होंने स्वदेश बांधव समिति ने इस आंदोलन का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के फलस्वरूप स्वराज की मांग की गई। अब स्वराज की मांग की गई थी, ये गर्मपंथी नेता थे, इन्होंने स्वराज की मांग करी लाल बाल पाल ने। वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की। ध्यान रखिएगा, अधिवेशन बहुत सारे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, और हर अधिवेशन कहाँ हुआ है और किस जगह हुआ है और किसने अध्यक्षता करी है और किसमें किसकी कौन सा स्वीकृति हुई है या किसकी मांग करी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी। याद रखिएगा, 1905 में अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से बना कि बताइए 1905 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो बनारस में हुआ। उस टाइम पे अध्यक्षता किसने करी? तो उस टाइम पे करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ उस समय जो 1905 के अधिवेशन में जो अध्यक्षता करी थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और इसमें इन्होंने कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग की थी। कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग करी थी, और 1906 में कलकत्ता में हुआ अधिवेशन। उस टाइम पे जो अध्यक्षता करी थी उधर, तो वो दादा भाई नौरोजी ने करी थी।
इस यहाँ पर 1906 में जो हुआ था उसमें स्वराज की मांग करी थी, 1905 में स्वदेशी की मांग करी और 1906 में स्वराज की मांग करी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि बताइए वर्ष 1907 में सूरत के अधिवेशन का विरोध करने की रणनीतियों के संबंध में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। अब 1907 में पूछा जाए कि 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। देखिए 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ, अध्यक्षता किसने करी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, अध्यक्षता किसने करी, गोपाल कृष्ण दादा भाई नौरोजी ने। और 1907 में सूरत में हुआ था और यहाँ पर जो अध्यक्षता करी थी वो रास बिहारी बोस ने करी थी, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप याद रखिएगा। ठीक है, सूरत के अधिवेशन का विरोध करने की सूरत के अधिवेशन का विरोध हुआ, तो विरोध करने की रणनीतियों के संबंध में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। ये तो पता है गरमपंथी नेता और नरमपंथी उदारवादी नेता को ही कहा गया है। तो अब पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 1907 में हुआ। अब बंगाल का विभाजन 1905 में, याद रखिएगा। अब देखिए 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस पे 1911 में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट लॉर्ड पंचम, दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट थे लॉर्ड पंचम और महारानी थी मैरी, उनके स्वागत में भव्य दरबार सजा, भव्य दरबार का आयोजन हुआ। कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर हुआ, दिल्ली में। 1911 में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट थे लॉर्ड पंचम और राजकुमारी थी मैरी, महारानी थी मैरी, उनके स्वागत में एक भव्य दरबार का आयोजन लगा। और यहाँ पर 1911 में जो आयोजन हुआ था, यहाँ पर जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया। ठीक है, इस समारोह में बंगाल विभाजन को रद्द करने और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। देखिए जो 1905 में जो लड़ाई झगड़े विरोध जो हो रहा था उसका बंगाल के विभाजन का, वो 1911 में आके रद्द कर दिया गया। ठीक है, और पहले राजधानी कलकत्ता की थी तो अब उसको कलकत्ता से स्थानांतरित ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, याद रखना कब, 1911 को। और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया कब, 1911 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1916 में तथा एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग तेज करने के लिए, अब ये यहाँ पर स्वदेशी और स्वराज की मांग हो रही थी, यहाँ पर ही और नेता भी आ गए इसमें, और जो भी आपके सोशल वर्कर थे वो भी आ गए। तो उसमें स्वशासन की मांग को तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने का सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, गठन किया था। मतलब स्वशासन की मांग को तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने जो आपका सितंबर 1916 थे उसमें होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी, गठन कर दिया था। इससे जो था स्वशासन मतलब स्वराज की मांग जो थी और तेज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये भी इंक्लूड हो गए थे इसमें। तो ध्यान रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने कहाँ करी थी, बम्बई में करी थी। ठीक है, और ये जो एनी बेसेंट थी उन्होंने मद्रास में करी थी होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, याद रखने का। और जो एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट थी। ये 1917 में जो थी 1917 में ये अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, 1917 में ही अध्यक्ष बनी थी। तो कांग्रेस ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। इस पद पर चुनी जाने वाली ये प्रथम महिला थी। अभी मैंने आपको बताया प्रथम महिला थी। ठीक है, तो स्वशासन की मांग को तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बम्बई में होम रूल लीग की स्थापना करी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना करी थी। एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला थी
कांग्रेस महिला जो अध्यक्ष बनी थी, और ये अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब बिहार के चंपारण, अब गांधी जी आए, गांधी युग आ गया, क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे, अब गांधी जी का काल आ गया। ठीक है, तो बिहार के चंपारण में 3 कटिया प्रथा के खिलाफ किया गया आंदोलन गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन है। भारत में प्रथम आंदोलन है। अगर वैसे पूछा जाए कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी ने जो प्रथम आंदोलन करा था वो दक्षिण अफ्रीका में करा था। लेकिन अगर पूछा जाए भारत के अंदर, भारत में प्रथम आंदोलन कब है, तो भारत में प्रथम आंदोलन चंपारण में है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। भारत में बिहार में चंपारण का इन्होंने आंदोलन करा था। बहुत फेमस आंदोलन है ये। चंपारण का प्रथम आंदोलन जो है वो गांधी जी का ही है। क्यों करा था इन्होंने? तो 3 कटिया प्रथा के खिलाफ किया गया आंदोलन था इनका। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि पहला जो था आंदोलन गांधी जी का कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था। इसे याद रखिएगा। अब 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1917 में चंपारण का किया, याद रखिएगा, और 1918 में जो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया और खेड़ा आंदोलन किया। ठीक है, खेड़ा आंदोलन किया इन्होंने। ठीक है, किसानों के हित में किया गया था ये आंदोलन भी। अब 1919 के में ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में की गई है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट उसको देखिए आप पॉइंट को, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि क्यों हुआ था। तो देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था। पूछा जाए रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। क्या था रॉलेट एक्ट? तो इसको कहा जाता था काला कानून। इसको कहा जाता था काला कानून, क्योंकि बिना अपील, बिना दलील के किसी भी को उठा के बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए उसको काला कानून कहा जाता था। कुछ किसी के विरोध में कुछ उसके खिलाफ कुछ है या नहीं है, लेकिन उसको उठा के गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। इसी के विरोध में पंजाब में के अमृतसर में क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था इसका। क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। तो जो पंजाब के जो 2 महत्वपूर्ण नेता थे, वो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये लोग जो थे ये आंदोलन कर रहे थे। उस टाइम पे ये आंदोलन कर रहे थे, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इनके विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को 1919 को विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। कहने का मतलब ये है, जब रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट आने के बाद इसका विरोध हुआ। इसका विरोध हो रहा था। पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल। वो आंदोलन के नेता थे, प्रमुख थे। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो इनके सहयोगी थे उन्होंने एक जनसभा करी थी, विशाल जनसभा आयोजित करी गई थी। उस टाइम पे जो जनरल डायर के निर्देश पर सभा पर गोलियां चला दी गईं। जनरल डायर के निर्देश पर सभा में गोलियां चला गईं, जिसमें सैकड़ों निहत्थे मतलब बेकसूर लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। 1919 याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। पूछा जाए कि सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब लौटाई, कौन सी घटना के कारण? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने अपनी जो सर की उपाधि है वो लौटा दी थी। ठीक है,
1920 में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन बना। अब पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 लगा कर आइएगा। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। और ये तुर्की क्यों हुआ था, तो तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। तुर्की के जो नेता थे, जो खलीफा थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, इसलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1920 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब पहला आंदोलन तो उनका चंपारण था, ठीक है। अब यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी 1920 में। क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन के जो नेता थे या नेतृत्व करा था वो किसने करा था, तो महात्मा गांधी जी लगा कर आइएगा। महात्मा गांधी जी लगा कर आइएगा असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन की सन ज़रूर याद रखिएगा कि कब हुआ इसका टाइम, तो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक कांड हुआ। अब चौरी चौरा जो है बहुत ही फेमस घटना है ये। तो ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुई थी। ये क्या हुई थी, तो जो चौरी चौरा नामक स्थान था उस पर उत्तेजित भीड़ ने कुछ सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया था, ठीक है। चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित जो भीड़ थी वो उन्होंने सिपाहियों को थाने में जिंदा जला लिया था। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया था, ठीक है। जो आंदोलन चल रहा था 1920 में, असहयोग आंदोलन, वो चल रहा था। लेकिन 1922 में क्या हुआ, 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान में उत्तेजित जो भीड़ थी उसने थाने में जाकर सिपाहियों को जिंदा जला लिया था। इससे गांधी जी ने अपना जो अनशन था, अपना जो आंदोलन था, उसको वापस ले लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए 1923 में, जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी इलाहाबाद में, ठीक है। जनवरी 1923 में चुनावों में स्वराज पार्टी जो थे जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। कुछ मतभेद हो गया था, इसलिए इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की इन्होंने अपने आप स्थापना कर ली थी। चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ की थी, इलाहाबाद में की थी। 1923 ईस्वी में चुनावों में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विट्ठल पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने में सफल रही थी, ठीक है। 8 नवंबर 1923 को 1919 के भारत सरकार अधिनियम समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब देखिए साइमन कमीशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो 8 नवंबर 1927 को 1919 ईस्वी के भारत सरकार जो अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था किसका, 1919 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। अब पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है कि बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था। गठन तो हो गया था भाई 8 नवंबर 1927 को, लेकिन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928, याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय के ना होने पर पूरे देश भर में विरोध किया गया। भाई साइमन कमीशन भारत तो आ गया था, लेकिन उस कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था, इसलिए भारत के अंदर इसका पूर्ण रूप से विरोध हुआ था। इसी के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, विरोध के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो उस पर लाठी चार्ज हो गई थी। वहाँ पर लाठी चार्ज होने के कारण लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया कि 1919 को ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया था, 8 नवंबर 1927 को, लेकिन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। भारत में जब आया तो इसमें एक भी भारतीय के ना होने के कारण पूरे भारत के अंदर इसका विरोध हुआ, नारे लगे, साइमन वापस जाओ के नारे लगे, ठीक है। और उसी के चलते विरोध के चलते लाठीचार्ज हुई लाहौर में और लाला लाजपत राय को गंभीर चोट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। 1927 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में हुआ, तो लाहौर अधिवेशन में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ था। देखिए, स्वदेशी स्वराज की मांग जो करी थी 1905 से उठने लगी थी बंगाल विभाजन से, लेकिन कब आके पूर्ण हुई? तो 1929 में पूर्ण हुई, जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को घोषित करा था, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित करा था। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया था। कब? 31 जनवरी 1929 को लाहौर में। ठीक है। अब 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी यात्रा निकाली थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से, तो इसलिए इन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी 12 मार्च 1930 को। याद रखिएगा, अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। ठीक है। चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन बस 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। फिर दांडी के लिए इन्होंने यात्रा करने स्टार्ट करी थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। कब हुआ था? 12 मार्च से स्टार्ट करी थी। अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ मिलकर इन्होंने यात्रा करनी स्टार्ट करी थी, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, नमक कानून तोड़कर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच समझौते के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। पूछा जाएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। यही पूछा जाता है बस कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि गांधी जी को भेजा गया था कांग्रेस में। ठीक है, गांधी जी को भेजा गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लंदन में हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किसी को नहीं भेजा था, दूसरे में गांधी जी गए थे। ठीक है। और ऐसे भारत के अंदर एक ही व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, जो थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया, मैंने आपको अभी बताया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को निराशा हाथ लगी, फलस्वरूप कांग्रेस कार्य समिति में 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू करने का निर्णय ले लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक पंचायत कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा की थी। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 1932 में एक महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूछा जाए पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के साथ बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, और पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसके बाद अम्बेडकर जी ने दलितों हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। आंदोलन में व्यापक हिंसा से गांधी जी प्रभावित हुए और मरे जो थे, उन्होंने 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, जो अंततः अप्रैल 1934 में इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र सेन और मीनू मसानी के प्रयासों से 1934 को कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया था। किस किस के साथ प्रयास से? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। कब हुआ था? 1934 को। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय स्वतंत्रता की व्यवस्था 1935 में की थी, और एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनावों के बाद कांग्रेस 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना चुकी थी। ठीक है। यहाँ पर जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन थे वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी हमारा चल रहा है, वो भी आप करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।